हेलो नमस्कार साथियों, एचपी संस्कृत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल ईयर के संस्कृत साहित्य की 1 वीक सीरीज, जिसमें हम प्रथम पेपर के प्रथम यूनिट कुमार संभव महाकाव्य के छोटे प्रश्न हमने कर लिए। निबंधात्मक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कुमार संभवस्य प्रथम सर्ग आधारेण पार्वत्याः सौंदर्यं वर्णयते, अर्थात कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग के आधार पर पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाकवि कालिदास ने पार्वती के पादांगुष्ठ से लेकर अर्थात पैर के अंगूठे से लेकर शिरोभाग तक प्रत्येक अंग का सौंदर्य अतिशयपूर्ण चित्रण किया है। कालिदास कहते हैं कि अभिनव यौवन से अभिव्यक्त पार्वती का शरीर तुलिका से अंकित चित्र के समान तथा सूर्य की किरणों से विकसित कमल के समान सुशोभित था। ये देखिए, श्लोक में कहा गया है उन्मिलितम तुलिकयैव चित्रम सूर्य असुभिर भिन्नम इवार विंदम बभुआ तस्यास् चतुर्सरसोभि वपुर्विभक्तम नव यौवनेन। इसके बाद कालिदास पार्वती के पादांगुष्ठ की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पार्वती के पैरों के ऊपर उठे अंगूठे के नख की अरुण छवि से पूर्व संचित लालिमा को बाहर निकालते हुए से गमनशील स्थल कमल की शोभा को धारण करते थे। पार्वती को लीला पूर्वक पाद विन्यास युक्त गमन में मानो प्रत्युपदेश के लोभ से नुपुरों की झंकार सीखने की इच्छा से राजहंसों ने दीक्षित किया हो, अर्थात पार्वती राजहंस के समान चलती थी। पार्वती की वर्तुल, नाति दीर्घ, नाति ह्रस्व तथा सुंदर जंगाओं के निर्माण में ही ब्रह्मा ने संपूर्ण सौंदर्य की सामग्री समाप्त हो गई। पुनः जंगाओं के अतिरिक्त शेष अंगों का निर्माण के लिए ब्रह्मा नूतन सौंदर्य सामग्री की रचना में लग गए। वृत्तानुपूर्व्य च न चातिर दीर्घे च अंगे शुभे सृष्ट वतस्त दिए शेषांग निर्माण विधौ विधातुर लावण्य उत्पाद्य इवास यत्न। पार्वती की जंघाएं न तो अति कठोर थी और न अति शीतल वरन सुकोमल थी, इसलिए लोक में ऐरावत हाथी आदि श्रेष्ठ गजों की सूंड की त्वचा अति कठोर होने से तथा केले के खंभे अत्यंत शीतल होने से उस पार्वती की जंघाओं के उपमान न बनने योग्य हो गए थे। पार्वती के नितंब भी अनुपम थे। पार्वती की नीवी का अतिक्रमण कर उसकी गहरी नाभि में प्रविष्ट होती हुई सूक्ष्म नवीन रोमावली उसकी मेखला के मध्य स्थित होकर मानो इंद्र नीलमणि की कांति प्राप्त कर रही हो। वेदी के समान पतली कमर वाली षोडशी पार्वती ने मध्य भाग में सुंदर त्रिवली को मानो कामदेव के जड़ने के लिए नवयौवन द्वारा बनाए गए सीढ़ी सोपान के रूप में धारण किया। कमल के समान नेत्र वाली पार्वती के गौर उन्नत दोनों स्तन परस्पर सटे हुए इस प्रकार बढ़ गए थे कि श्याम चुचुकों वाले उन दोनों के मध्य कमल दंड के रेशे के प्रवेश का अवकाश नहीं रहा। कवि कहता है कि पार्वती की भुजाएं शिरीष कुसुम से भी अधिक कोमल है। उन्नत स्तनों में पार्वती के कंठ और गोल मोतियों की माला एक दूसरे की शोभा बढ़ाने के कारण परस्पर भूषण भूष्य के भाव थे, अर्थात कंठ से मुक्ताहार एवं मुक्ताहार से कंठ शोभित हो रहा था। पार्वती के मुख को पाकर लक्ष्मी ने आनंद का अनुभव किया, क्योंकि उसके मुख में चंद्रमा और कमल दो के गुण एक साथ विद्यमान थे। चंद्रम गता पद्म गुणान भूंगते पद्माश्रिता चांद्रमसीम भिख्याम उमा मुखम तू प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रिया प्रीति पवाप लक्ष्मी। आगे देखिए, कालिदास जी कहते हैं पार्वती के अधरों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि यदि नव पल्लव पर श्वेत पुष्प रख दिए जाए अथवा निर्मल मूंगे पर स्थित हो तो संभव है कि पार्वती के रक्त अधरों पर फैली हुई स्वच्छ कांति युक्त मंदहास की समानता कर सके। पार्वती के अमृत में मधुर वाणी कोयल की वाणी से भी बढ़कर थी। अंजन लगाने की सिलाई से खिंची काजल की दीर्घ रेखाओं के समान ही उस पार्वती के भ्रू युगल की शोभा थी। आईब्रो बता रहे। अंत में कवि कल्पना करता है कि विश्व निर्माता ब्रह्मा ने मानो एक ही स्थान पर समग्र सौंदर्य को देखने की इच्छा से यत्न पूर्वक यथोचित स्थान पर उचित अवयवों में सन्निहित चंद्र कमल आदि समस्त उपमान भूत पदार्थों से पार्वती के अवयवों को बनाया। सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्व सृजा प्रयत्ना देखस्थ सौंदर्य विदृक्षयेव। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी देखेंगे हम कल के वीडियो में।